नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रीति यादव और एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव पर। फ्रेंड, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम का है और ये हम डेली यहाँ पर अपने चैनल पर ये प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें हम आपको डेली ही 30 प्रश्न हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं और सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार यहाँ से हम इसे देख लेंगे। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में की थी। जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी, उस संगठन की स्थापना इन्होंने किस वर्ष की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन से हमारे जुलाई 1942 में, सितंबर 1948 में, अक्टूबर 1943 या फिर दिसंबर 1945 में। तो कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना आज़ाद हिंद फौज की। ये हो जाएगा 1943, यानी अक्टूबर 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी और इसका हमारा आंसर नंबर 1, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर देखेंगे अपने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था, बताइए। ऑप्शंस हमारे यहाँ पर 1862 में, 1876 में, 1884 या फिर 1891 में। तो कब किया था, यह किया था 1884 यानी 1884 में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेज था, जो कि एक ICS अधिकारी थे, इन्होंने राष्ट्रीय संघ का गठन करा था। फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 1923 में, 1924 में, 1954 या फिर 1982 में। सही जवाब इसका हो जाएगा 1924 में, ठीक है। यानी 1924 में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। जो एक अधिवेशन था उस समय ये अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने इसकी संरचना को एक पदानुक्रमित रूप में प्रदान किया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। इसमें पूछा है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, बताइए। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है ये सबसे पहले कब और कहाँ पर गाया गया था। ऑप्शंस हमारे देखेंगे, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में या फिर 14 अगस्त 1896 में इलाहाबाद में। तो कब गाया था, ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में ये गाया गया था, जो कि वहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसी कलकत्ता अधिवेशन में ये राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले गाया गया और इसको आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस में क्या किया। ऑप्शन देखेंगे एक बार, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव या फिर पूर्ण स्वराज की मांग। तो क्या है इसका सही जवाब, एकदम से ये बताना है आपके लिए यहाँ पर। तो यह था हमारा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे यहाँ पर और फटाफट से क्वेश्चन हल करेंगे क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। अब थोड़ा हम फटाफट से इनका रिवीजन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। ऑप्शन हमारे 1884 को, 1850 को, 1885 या फिर 1860 को। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी
1885 यानी 1885 को। ठीक है, इसमें 72 जो प्रतिनिधि थे वह उपस्थित थे और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे कि अब मुंबई बोलते हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखेंगे इसमें क्या पूछा है। इसमें बताया यहाँ पर रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। बताएंगे यहाँ पर कि किस संगठन का यह एक अग्रदूत था। ऑप्शंस हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर मुस्लिम लीग। तो इसका जो सही जवाब हो वह हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय संघ। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है यहाँ पर गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? ऑप्शन देखिए, नटाल में, फोनिक्स में, प्रिटोरिया में या फिर रस्किन में। कहाँ पर करी थी इन्होंने? एक जो बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ है उसकी स्थापना, तो यह की थी इन्होंने फिनिक्स में। ठीक है, कहाँ पर? फोनिक्स बस्ती में इन्होंने की थी, जो कि एक सांप्रदायिक जीवित समुदाय की यहाँ पर स्थापना इन्होंने करी थी। और कब की थी? 1904 में डरबन के बाहर। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? बताइए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने पुकारा या फिर उन्हें इस नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक या फिर भीमराव अंबेडकर ने। तो किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन का? ऑप्शन हमारे अगस्त गठन के विरुद्ध, गोलमेज के सम्मेलन में विरुद्ध, ब्रिस्टन चर्चिल के प्रतिक्रियावादी का उपागम या फिर नमक कर के विरुद्ध। तो जो मेन इसका जो मकसद था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वह था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, यानी नमक पर भी उस समय पर कर लगा दिया गया था, तो उसी के विरुद्ध ये था। चलिए फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आता है हमारे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा है इन्होंने महात्मा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शंस हमारे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी या फिर BR अम्बेडकर को। इनमें से किसके लिए अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु। यह एक उदारवादी नेता थे। ठीक है, कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। तो गोखले जी जो थे वो सांध्य एवं साधना दोनों में पवित्रता से विश्वास करते थे और उनके इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर गांधी जी इनके लिए अपना गुरु मानते थे। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पूछा यहाँ पर गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताइए, जो गदर क्रांति उस समय आरंभ हुई थी उसका सबसे जो मेन कारण है वह क्या था? ऑप्शंस हमारे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था स्टार्ट, वह था इसका रीजन। करतार सिंह साराभाई को फांसी देना, कोमगाता मारू घटना या फिर लाना हरदयाल की गिरफ्तारी आरंभ होना। क्या था इस घटना का मेन रीजन? तो इसका जो मेन रीजन था वह था यहाँ पर कोमगाता मारू घटना। ठीक है, क्या था? कोमगाता मारू घटना इसका मेन रीजन उस समय पर रहा था। फिर आएगा हमारा अगला क्वेश्चन, देखेंगे एक बार।
क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर। इसे भी देखेंगे। उम्मीद है आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे अच्छे मतलब लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जिनको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर उसकी क्लास आपके समक्ष हम यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग अभी ही बेल आइकन को मतलब सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी आपको चैनल पर वीडियो देखने को यहाँ पर डेली ही मिलती हैं। फिर है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए कम से कम आयु? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 37 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु निर्धारित है वह है यहाँ पर 35 वर्ष, जो कि यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर 37 हो गया। बस आयु कितनी निर्धारित है? 35 वर्ष यहाँ पर आयु निर्धारित की गई है भारत में, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? बताइए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो होता है ना, किसी को गलत तरीके से टच करना, तो उस तरीके का उन्मूलन यहाँ पर करता है। ऑप्शन हमारे 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर वर्ष नहीं, अनुच्छेद। ठीक है, वर्ष थोड़ी होगा। 15वां अनुच्छेद, ये वर्ष यहाँ पर हर किसी में टाइप हुआ है, वर्ष नहीं है। 16वां अनुच्छेद, 17वां अनुच्छेद या फिर 14वां अनुच्छेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका समय काल आपको यहाँ पर बताना है कितना होता है। 6 साल का होता है, 5 साल का होता है, 5 साल 60 साल की उम्र, या फिर 6 साल या फिर 65 साल की उम्र, कितना होता है? तो यह होता है 6 साल या फिर 65 साल। यानी वैसे तो 6 साल का होता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 65 वर्ष की हो चुकी है आपकी आयु, और तब तक आपके 6 वर्ष पूर्ण नहीं होते, तो फिर यानी आपका कार्यकाल जो है वो समाप्त माना जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है लोनार झील कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर है? बेंगलोर में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है या फिर गुजरात में है? तो लोनार जो झील है वे कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें देखिए निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छवि छोटी छवि दर्शाएगा जो उसके सामने रखी हुई? ऐसा कौन सा दर्पण है जो सामने रखी वस्तु की जो छवि है उसको छोटा दर्शाता है? ऑप्शन हमारे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो क्या है इसका सही जवाब? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये सामने रखी जो वस्तु होती है उसकी छवि छोटी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है यहाँ पर किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? ऑप्शन हमारी ऊर्जा की, शक्ति की, बल की या फिर संवेग की, किसकी है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा की। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई पूछा जाता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यानी अगर हम इन शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार रखें तो छा किस शब्द के बाद आएगा? ऑप्शन हमारे का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद और ज्ञा के बाद। तो अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है वहाँ पर अगर आपने चीज़ें अच्छी समझी तो आपको पता होगा कि वर्णमाला में का के बाद शा शब्द का प्रयोग होता है, यानी यह उसमें क्रम के अनुसार आता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं? ये जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ये है ख और ग, ऊ और ऊ, ए और ओ, शा और सा। तो इसमें से हो जाएगा ख और ग। ठीक है, यानी खा जहाँ पर अंकी बिंदी और गा जिसके आगे भी यहाँ पर ये बिंदी लगी हुई, तो यह हो जाएंगी नवीन विकसित ध्वनियाँ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन हमारे 21A में, यहाँ से हो गया 21A में, 51A में, 38 में या फिर 32B में।
तो ये कहाँ पर रखा गया, यह रखा गया है 51A में। ठीक है, 51A में मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर रखा गया है, जो कि बताया है कि हर नागरिक के ये कर्तव्य होने चाहिए जो कि देश में अगर आप रहते हैं तो। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, यानी किस देश से प्रेरित होकर हमने भी इन कर्तव्यों को अपनाया है, बताएंगे एक बार। अमेरिका से प्रेरित होकर, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इंग्लैंड से प्रेरित होकर। तो जिस देश से प्रेरित होकर हमने अपनाया वह है हमारा रूस। ठीक है, यानी रूस से हमने प्रेरित होकर मौलिक कर्तव्यों को अपने देश में अपनाया है। फिर आता है हमारा 23 में, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महाधिवक्ता, कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है इसको, इसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 3 जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको क्लास फ्रेंड अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे आपको। अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को भी साथ ही साथ लाइक करते चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। इसमें प्रश्न जो है वो टोटल 30 होते हैं और जिसमें से हम 24वां प्रश्न करेंगे। और इसमें आपको टारगेट करना है कि आपको उन 30 में से 25 प्लस ही आपके सही यहाँ पर होने चाहिए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताइए। कितनी टोटल अनुसूचियाँ हैं? 9 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 15 या फिर 20 अनुसूचियाँ हैं। तो अभी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में इसमें संविधान में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें बताया यहाँ पर बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, बताइए। यहाँ पर किसने कराया है? मीर बरकी ने, इल्तुतमिश ने, शाहजहां ने या फिर शेर शाह सूरी ने। तो ये जो मीर बरकी था यह उसका सुल्तान था, उसका राज्यपाल था बाबर का, और उसके कहने पर ही इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया और फिर इस मस्जिद का नाम भी इन्होंने बाबरी मस्जिद ही रखा था। फिर आएगा हमारा 16, इसमें पूछा है जापान की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शंस हमारे मॉस्को है, टोक्यो है, कोलंबो या फिर बेरूत। क्या है जापान की राजधानी? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान बहुत ही एक विकसित देश है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे, बताइए। ऑप्शन देखेंगे एक बार। सुमित्रा नंदन पंत, नागेंद्र, धर्मवीर भारती या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले हिंदी में जिस लेखक को यह पुरस्कार दिया गया उसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनके लिए हिंदी भाषा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? वह तो हो गए पहले व्यक्ति, पहले पुरुष की बात नहीं की हमने। पहले व्यक्ति भी वही हैं और पहले पुरुष भी फिर वही माने जाएंगे। और अब बात करते हैं कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। आशापूर्ण देवी, महाश्वेता देवी, आशा भोसले या फिर नजमा बेगम। तो यह थी आशापूर्ण देवी, यानी इसका भी एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 29वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार। यहाँ पर जी शंकर कुरुप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बताइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कन्नड़ भाषा के लिए, तमिल भाषा के लिए, मलयालम भाषा या फिर मराठी भाषा के लिए। तो इन्हें जिस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था वह थी मलयालम भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी एक बार देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन हमारे पल्लव के लिए, चिदम्बरा के लिए, मुक्ति योग या फिर स्वर्ण किरण। तो वैसे तो देखिए हमने यहाँ पर पूरे 29 प्रश्न यहाँ पर करवा दिए हैं और इसका आंसर आपको करना चाहिए, बट आप लोग कभी कमेंट में आंसर रिप्लाई नहीं करते, इसीलिए इसका आंसर भी हम ही करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास मेरी अच्छी लगी होगी
और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, आप कज़िन हैं, उनके साथ आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करिए। चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग ऐसे ही। और बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतना भरोसा बनाए रखा और आप ही की वजह से इतने हम ऊंचाई तक, मतलब जो भी सफलता है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए। हम भी आपके लिए ऐसी वीडियो डेली ही लेकर आएंगे जो आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।